मैं अगर डाल देता हूँ वीडियो, मैं क्राई कर रहा हूँ, वेंट कर रहा हूँ, रो रहा हूँ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, देन आई वोंट बी सीन एज अ मैन. एक तो ये रीज़न होगा. सेकेंडली वो हेल्पलेसनेस जो हमने केस के बारे में देखा ना, कि मे बी एक नॉर्मल अगर अपने सामने शेर आ जाता है, हाँ दैट इज़ अ डेंजर फॉर मी, दैट इज़ अ थ्रेट फॉर मी. हाँ एक नॉर्मल इंस्टिक्टिव रिएक्शन होगा भागने का वहाँ से. हाँ आप सोचोगे नहीं क्या करना है इस शेर के साथ, हाँ. आप पहले रिएक्ट प्रॉब्लम. तो अगेन द पॉइंट इज कि लव इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हेन ब्लाइंड, व्हेन यू आर एबल टू ट्रस्ट योर पार्टनर वेरी वेरी वेल. तभी कहते हैं कि यू शुड नॉट लेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफाइन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यस. क्योंकि पास्ट. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑन नमर टॉक्स. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले इमोशंस के बारे में. फील तो हम सब करते हैं, बट हम अपने इमोशंस को समझते हैं, और क्या हम हमारे इमोशंस को यूज़ कर पा रहे हैं टू गेन सक्सेस. एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में, आप किसी से बात कर रहे हैं, तब भी आपको इमोशन जो फील कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस एपिसोड के लिए हम लाए हैं हमारे साथ मिस्टर शिवम, who is an emotional intelligence coach, which is a very interesting profession to be in. Plus, I saw that you are also an ex-aerospace engineer. Right. That was something that shocked me, कि from aerospace engineer to emotional intelligence coach. So, how did you shift from this to that? Right. Thank you so much for having me here. First of all, it was really lovely to be here. And एक टॉपिक होता है, आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट साइंस जनरली. तो साइंस टीचेज यू टू क्वेश्चन थिंग्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, द लॉजिक ऑफ थिंग्स, व्हाई थिंग्स हैपन द वे दे डू. एंड वो इंक्विजिटिवनेस वाज समथिंग जो हमेशा मुझे ड्राइव करता था इन साइंस, इन एवरीथिंग, इंजीनियरिंग एज वेल. आई डिड माई बैचलर्स मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड दैट इज़ वेयर द होल थिंग वाज ऑलवेज रूटेड ऑन. बट एक पॉइंट आया जहाँ पर लाइफ में विद थॉरो स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, जहाँ पे आई रियलाइज दिस वन पर्टिकुलर थिंग दैट पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स. अपने आप को अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप के इमोशंस को समझ नहीं पाते. करेक्ट. एंड राइट. एंड आधी सफरिंग वहाँ से भी रिलेटेड है. ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो मैटर करती है, बट काफ़ी बार लॉट ऑफ सफरिंग कम फ्रॉम द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड दैट इज़ द गैप आई वांटेड टू ब्रिज. सो दैट इज़ वेयर द होल जर्नी स्टार्टेड. आई मीन आई रोट माई फर्स्ट बुक बैक इन 2017. वो एक सिंपल सा वे था फॉर मी टू टॉक इट आउट, टू टॉक अबाउट इमोशन. वो ऑथर जो आप जिस बुक के, उसका नाम क्या हाउ है? टू अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल. अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल. Right, ओके. right. तो वो book was a process for me as well as for the people who were reading that book to understand themselves better. ओके. First book था मेरे लिए experiment था, but the book did very well. And that is where the whole journey started. वहाँ से opportunities, situations, चीज़ें होनी चालू हो गई. And that is where I realized एक particular point पे कि maybe I think I should give this a complete full-time shot. I want to know a little more about your book. Is it a self-help book ki that I will be able to understand myself and the potential wala thing? So is it a typical self-help book or is it something new? No, I would say it's a typical self-help book only. Okay. Why would I say that? Because वो उस particular point पे I also wrote that book on that particular point जहाँ पे I was also exploring a lot of stuff. So it's a good self-help book. Okay. But जो point आएगा कि what I would write right now, it's far away from that. So आपका कोई plan है एक और हाँ, book I'm लिखने का? I'm writing my third book now. अच्छा. हाँ, so second book also happened in the way. अभी third book I'm planning to write my third book now. And hopefully that will be more devoted and more focused onto emotions, complete devotion onto that particular thing. We would love to read that. Yeah. अच्छा, जैसे कि आपका प्रोफेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, तो मैं समझना चाहूँगी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? Right. नाम ही बहुत इंट्रिगिंग है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस वी नो. एग्जैक्टली राइट. एंड दैट्स द फनी थिंग, आई मीन हम इमोशंस के साथ इंटेलिजेंट वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं. वी ऑफन से दैट, राइट. इमोशंस जो इंसान यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है. एग्जैक्टली. जो इंसान बहुत इमोशनल होता है वो लॉजिकल नहीं होता है. जो इंसान इमोशनल होता है बहुत इम्पल्सिव होता है. सो ऑफन डू नॉट यूज दिस टर्म टुगेदर. दैट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हाउ यू कैन यूज योर इमोशंस टू योर एडवांटेज, हाउ यू कैन यूज योर इमोशंस इंटेलिजेंटली. तो जो होल फंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, ताकि आप उसको एक्ट कर सके एक पर्टिकुलर तरीके से उन इमोशंस की तरफ, rather than reacting impulsively to it. So response rather than reaction, understanding what your emotions are trying to tell you, and then responding in a particular way that suits your narrative, that suits what exactly needs to be done. मतलब बेसिकली पहले तो हम अपने इमोशंस को समझें. बिल्कुल. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. फिर उन इमोशंस को यूज करके अगर हम एक्ट कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे हैं हम. बिल्कुल. तो in this whole process as a coach आप कहाँ पे आते हैं? Right. So my goal and my focus is always to help people understand about their emotional vocabulary first. Okay. Emotional awareness, like you exactly mentioned. कि होता है क्या कि emotions
को लेकर जो अवेयरनेस है लोगों में बहुत कम है. हम अगर पूछा जाए किसी से भी इंसान से, रैंडम लोगों से, 4-5 इमोशन वो लेबल कर पाएंगे, नेम कर पाएंगे. आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, 4-5 इमोशन आएंगे नाम में. बट रियलिटी में इमोशंस का वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, इमोशनल अवेयरनेस. अगर आप स्टार्ट करते हैं इमोशनल अवेयरनेस से तो समझ में आता है कि हम क्या क्या चीज़ें फील कर सकते हैं, किसका इम्पैक्ट हमारे बाकी चीज़ों पे पड़ता है. एंड देन फ्रॉम इमोशनल अवेयरनेस कम्स द इमोशनल मैनेजमेंट. कि जब हमने समझ लिया कि हम फील क्या कर रहे हैं, देन गेटिंग द फैक्ट ऑफ कि हम कैसे उसको मैनेज करें एक बेटर तरीके से. उसमें एक और जो बेसिक पैरामीटर आता है वो ये होता है कि जब हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं तो कुछ इमोशन ऐसे भी होते हैं एंड कुछ इंटेंसिटी के साथ ऐसे भी इमोशंस आते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें इम्पैक्ट करते हैं. करेक्ट. एंड जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो हमें रिएक्ट भी बहुत स्ट्रांगली कराते हैं. नाउ दिस इज अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस टीचेस अस कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है, उनमें कैसे खुद को एक शांति, एक स्पेस और एक पेस दे पाना, ताकि हम समझ सके कि दिस इज नॉट माई प्लेस टू रिएक्ट बट रादर गिव माई सेल्फ सम टाइम टू अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व एंड देन मे बी रिस्पॉन्ड इन अ वाइल. तो ये समझ पाना कि एक शेर आ रहा है मेरे सामने और मुझे शेर को देखकर भागना है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है. एक नॉर्मल अगर अपने सामने शेर आ जाता है, दैट इज अ डेंजर फॉर मी, दैट इज अ थ्रेट फॉर मी. एक नॉर्मल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होगा भागने का वहाँ से. आप सोचोगे नहीं क्या करना है इस शेर के साथ. आप पहले रिएक्ट करोगे, फिर सोचोगे शेर सही था या नहीं था, या मैं सेफ था या नहीं था. लेकिन अगर हम आज की डेट पे है जहाँ पे हमें आसपास कोई शेर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक इंटरव्यू में जा रहा हूँ और वो शेर नहीं है, इंटरव्यू मेरा शेर नहीं है, इंटरव्यू इज नॉट गोइंग टू किल मी, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उस सेम रिएक्टिव तरीके से एक्ट कर रहा है. मैं पैनिक कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ चीज़ें. क्यों भूल जा रहा हूँ? बिकॉज समवेयर शेर सच का नहीं है, बट मेरे दिमाग में एक शेर है. आई एम एंटिसिपेटिंग दैट इंटरव्यूअर एज अ थ्रेट. बिकॉज ऑफ द थ्रेट माई बॉडी एंड माई ब्रेन इज रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली रिएक्टिव करना चाहेगा. तो उस चीज़ को, गैप को फुलफिल कर पाना कि असली शेर कौन है और नकली शेर कौन है, क्या चीज़ें मेरे दिमाग में क्रिएटेड है, कौन सी चीज़ें एक्चुअल में रियल है, उसको डेवलप कर पाना इमोशनल. अगेन वेरी ब्रॉड टॉपिक, बट इन क्रंच ऑफ इट ये पर्टिकुलर चीज़ें हम वर्क करते हैं. बट शिवम, ऐसा भी होता है कि जैसे मैं सपोज अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा, किसी को कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, उस वजह से उसका इमोशनल एक्सपीरियंस कि वो हर चीज़ के साथ जब रिलेट कर रहा है, कोई इमोशन फील कर रहा है किसी चीज़ के साथ, तो वो हमेशा नेगेटिव फील कर रहा है. बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. तो इस चीज़ को हील कैसे कर सकते हैं? राइट, सी यहाँ पे दो चीज़ें आती है. अगर एक ट्रॉमा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको शेप कर चुका है, तो फर्स्ट थिंग अगेन ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रॉमा. यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का हेल्प आता है, साइकाइट्रिस्ट का भी हेल्प आता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग रहे कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्स्टेंटली वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिस्ट या स्ट्रॉन्ग साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज समवेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. तो अगर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऐसे है जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट आना चालू हो गया, बेटर पर्सन वुड बी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट टू गो. हम यहाँ बात करें बिहेवियरल लेवल पे चीज़ों की, जहाँ पे इम्पैक्ट है, बिकॉज ट्रॉमा इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. हम लेबल नहीं कर सकते ये ट्रॉमा नहीं है. सबके लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल है, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं. जहाँ पे वो चीज़ें हमारी आइडेंटिटी को ना डिफाइन करे, चेंज करे. दैट मीन्स मेरा एक ब्रेकअप हो गया, आई वुड नॉट से ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, बट इट वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी और वेरी फनी एक्सपीरियंस, वेरी फाइन एक्सपीरियंस फॉर मी. इम्पैक्ट किया, मेरे बिलीफ सिस्टम को इम्पैक्ट किया, मेरे कंडीशनिंग को इम्पैक्ट किया, मेरे बिहेवियर को इम्पैक्ट करा. नो, दैट इज समथिंग आई वांट टू वर्क अराउंड. तो समवेयर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि समझ पाना उस ट्रॉमा को, समझ पाना उस बिहेवियर को, समझ पाना उस एक्शन को, समझ पाना मेरी आइडेंटिटी को, मेरे बिलीव्स को, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स को, उनको ऑब्जर्व करना, उनको अंडरस्टैंड करना इज अ गोल. बट आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि हमें अपने इमोशंस को समझने की क्या ज़रूरत है, और अगर हमारा कोई हील करने की भी ज़रूरत है, जैसे हमें अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली समझना है, इंटेलिजेंटली मैनेज करना है, ठीक है. बट हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? कि बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. और यही बात रही कि अगर कोई मुझे कहेगा, अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ भी, या मुझे किसी इंसान से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे मैं नहीं सोचूंगी मुझे गुस्सा आ रहा है और वो गलत है. I want to react at that time. I want to make that person feel bad कि तू, तेरी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तू सुन मेरी. बिल्कुल. तो उस मोमेंट पे क्या करें ऐसा? राइट. सी, सबसे पहले चीज़ ना ये समझना कि एंगर, जैसे आपने एग्जैक्टली एंगर की बात करी, एंगर इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव इमोशन. हाँ. एंगर वांट्स टू प्रोटेक्ट यू. अगर मेरे सामने एक वाइल्ड एनिमल, मैं रोड पे वॉक कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई वाइल्ड एनिमल मुझ पर अटैक कर देता है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा रिएक्शन होगा खुद को बचाना. आई विल बी अग्रेसिव.
आई बी अग्रेसिव, राइट, आई ट्राई टू थ्रो द एनिमल अवे ताकि मैं खुद की जान बचा सकूँ. करेक्ट. उस मोमेंट पे मैं एनिमल को ये नहीं बोलूँगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. करेक्ट. उस पॉइंट पे इट वुड नॉट मेक एनी सेंस. सेम थिंग गोज हेयर एज वेल. मुझे किसी ने कुछ कहा जिस कारण से मुझे गुस्सा आया, समवेयर इट इज़ अ पर्सनल अटैक ऑन मी, नॉट अ रियल अटैक बट अ पर्सनल अटैक ऑन मी. नाउ इफ इट इज़ अ पर्सनल अटैक ऑन मी, माई बॉडी विल स्टिल वांट टू रिएक्ट द सेम वे. उसे तो रिएक्ट करना, उसे खुद को बचाना है समवेयर, राइट. माइंड एंड ब्रेन एज वेल, माइंड एंड बॉडी एज वेल. नाउ दिस इज द गैप हेयर. लाइक आई मेंशन ना कि ये समझ पाना कि कौन सा असली शेर है, कौन सा नहीं है असली शेर. इसकी समझदारी कैसे बनती है? जब हम खुद के बिलीफ सिस्टम को समझना चालू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है, बिकॉज ऑफ माई कंडीशनिंग एंड बिकॉज ऑफ माई एनवायरमेंट, कि आई हैव नेवर बीन एबल टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ, वर्दी अबाउट माई सेल्फ. वेरी कॉमन थिंग, राइट, कि घर वालों ने या इन्वायरमेंट ने, स्कूल ने, टीचर्स ने मुझे कभी वर्दी फील कराया ही नहीं. आई फील वेरी वर्थलेस, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरा कोई वर्थ नहीं है. एंड सडनली मेरे फ्रेंड ग्रुप के साथ मैं रहता हूँ, सडनली उन्होंने एक ट्रिप प्लान कर लिया बिना मुझे पूछे, राइट. छोटा सा एग्जाम्पल है, बट हो रहा है मेरे साथ, एंड मुझे वो चीज़ बहुत बॉदर कर गई. हाउ डेयर यू डू दैट. आई मीन तुम्हें मुझे मेरे बारे में पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं. उनका कुछ और रीज़न होगा, मे बी उन्होंने सोच लिया कि शायद उसका एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं पूछता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बाद में चलेंगे उनके साथ. उनका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं था उस चीज़ को लेकर, बट मुझे वो चीज़ ट्रिगर क्यों करी? बिकॉज उन्होंने ट्रिप प्लान कर लिया मेरे बिना. शायद अगर हम मुझसे पूछते तो मैं मना कर देता, बिकॉज मेरे एग्जाम से सच में. एग्जैक्टली. बट मुझे क्या ट्रिगर करा? दे डू नॉट कंसिडर मी वर्दी. ओके. अब मेरा एक्चुअली दिमाग ने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उस कोर बिलीफ से कनेक्ट कर गया दिमाग, कि मैंने जिंदगी भर अनवर्दी फील करा है, अगेन आई फील अनवर्दी हियर. तो मेरा दिमाग इस चीज़ को फील नहीं करना चाह रहा है. आई डोंट वांट टू फील अनवर्दी, बिकॉज मैं जिंदगी भर फील करा, बहुत ही हॉरिबल चीज़ है फील करने को. तो मेरा दिमाग कहेगा, नो आई डोंट टू फील दिस थिंग, आई विल वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. ठीक है. हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? आई विल प्रोटेक्ट बाय शाउटिंग, थ्रू एंगर और थ्रू डिफेंसिवनेस. ठीक है. लेकिन क्या वो हेल्प कर रहा है मुझे? हेल्प तो करने वाला है नहीं. माइट बी कि दोस्ती टूट जाए, एग्जैक्टली. उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू हो जाएंगे, राइट. अब यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे? इसमें वर्क करना होगा, अगेन हम गेट टू द डिटेल ऑफ इट. क्या कोर बिलीफ आप खुद के साथ कैरी कर रहे हो? व्हाट आर द लिमिटिंग बिलीफ्स यू आर कैरिंग बाय योरसेल्फ, ताकि एक स्लो बाय स्टेप प्रोसेस आप डेवलप करो अपनी चीज़ों को समझने का, कि जब कोई इंसान कुछ भी आपके सामने सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, क्या वो सच में थ्रेट है या उसे हम थ्रेट अज्यूम कर रहे हैं. तो मतलब हमें रुक के समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, रैशनली सोचना पड़ेगा. आई थिंक बिल्कुल, बट वो भी उस पॉइंट पे नहीं आने वाला. ये तो मैं मतलब मुझे गुस्सा आता है, मुझे आसपास कुछ नहीं दिखेगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट तो लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ मैं, कि हम लिमिटिंग बिलीव्स को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. उस मोमेंट पे मुझे क्या हेल्प करेगा? उस मोमेंट पे मुझे सम कामिंग एक्टिविटी हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एक्टिविटी होती है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, राइट, या अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी. अगर आप नोटिस करो कि जब हम गुस्सा आता है, सिंपल से जब मेरे ऊपर कोई एनिमल अटैक करता है, उस मोमेंट पे व्हाट वुड आई नोटिस इन माई बॉडी? मेरी बॉडी एग्रेसिव हो जाएगी, बिकॉज आई वांट टू थ्रो दैट एनिमल अवे, राइट. मेरा बॉडी टेम्परेचर रेस कर जाएगा, मेरा हार्ट बीट रेस करने लग जाएगा, राइट. स्वेटिंग होगा, पैल्पिटेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो समवेयर इट्स अ वेरी फनी थिंग कि आवर इमोशंस ऑलवेज शो अप इन अ बॉडी इन सम वेज और द अदर. मतलब जो हम फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसका सिग्नल दे रही है, कॉन्स्टेंटली दे रही है, राइट. अगर हम ये समझ जाए कि बॉडी मुझे जो सिग्नल दे रही है उसको हम चैलेंज कर सके उस पर्टिकुलर मोमेंट अवेयरनेस के थ्रू, कि मुझे समझ में आ रहा है कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो मेरा हीट बॉडी टेम्परेचर बहुत राइज कर जा रहा है. ओके. एंड आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने जब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं एक ग्लास पानी पी लेता हूँ. ठीक है. मैंने क्या खुद को अलाउ किया? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का उस पर्टिकुलर मोमेंट पे. छोटा सा एग्जाम्पल, बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी सबके अलग अलग लोगों के साथ. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम जो वर्क करते हैं इसमें ये वर्क होता है सबसे इंपॉर्टेंटली अपने इमोशंस को समझना, उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझना, बॉडी रिस्पॉन्स को समझना, एंड देन उस अकॉर्डिंगली एक्ट करना उस मोमेंट पे, ताकि आप पहले उस इमोशंस की इंटेंसिटी को कम कर सको. एक सबसे छोटा एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या आप पहले आग बुझाओगे या लोगों से पूछोगे कि आग किसने लगाई थी? पहले आग बुझाएंगे, फिर पूछेंगे ना कि आग किसने लगाई थी, कैसे लगी थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. ये सेम गलती हम अपने इमोशंस के साथ करते हैं. जब हमें कोई इमोशनल ट्रिगर होता है, गुस्सा, सैडनेस, फियर, व्हाटएवर दैट इज, हम पहले पूछने लग जाते हैं, क्यों तुमने ऐसा किया? तुम बार बार यही करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पहले भी ऐसे ही किया है. तो हमें उस क्वेश्चन से क्या आंसर मिलने वाला है? नहीं. उस मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है. तो क्या कर सकते हैं? पहले आग बुझाओ. आग बुझाने का मतलब टेक अ डीप ब्रेथ, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, रिलैक्स, फॉर वॉक फॉर अ व्हाइल, डू समथिंग जो आपकी इमोशंस की इंटेंसिटी को कम कर सके. अच्छा. द मोमेंट योर इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस रिड्यूस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या करना है, अपने आप दिख जाए, अपने आप को समझ में. दैट इज एक्चुअली ट्रू. क्योंकि जब मैं
किसी पे अगर सपोज हम एंगर ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे अगर मैंने रिएक्ट कर दिया डैमेज तो हो गया, बट आफ्टर अ वाइल मैं रियलाइज करती हूँ कि शायद इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, या मे बी उस टाइम मैं बात करके देख लेती या वॉक इट ऑफ कर लेती, तो वो चीज़, बट वही बात है ना कि उस मोमेंट पे वो दिमाग नहीं चलेगा। See, that's what I said ना कि आई थिंक प्रैक्टिस चाहिए उस चीज़ की। एग्जैक्टली प्रैक्टिस, वही मैंने कह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस के बीच गैप है बहुत ज़्यादा कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुस्से में आपको ये बात बोलूँ कि जाके एक गिलास पानी पी लो, इट विल बी सीम वेरी ऑफेंसिव, मेरे बोलने से बहुत ऑफेंसिव लगेगा, बट अगर आपको बस समझ में आ जाए कि दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी द बेस्ट, तो आप पहली बार उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, बट अगली बार सब करने लग जाओगे। सिंपल एज दैट कि मुझे अगर बाइसेप्स बनाने अपने, ठीक है, तो मैं जिम में जाऊँगा, मैं बाइसेप्स के लिए उठाऊंगा डंबल्स और मैं रोज़ रिपीटेटिव काम करूँगा। मेरे एक बार डंबल्स उठाने से मेरा बाइसेप नहीं बनेगा, बट मुझे पता है कि लोग बना रहे हैं। कैसे बना रहे? रोज डंबल्स उठा के, इतना वेट उठा के, इतना प्रोटीन लेकर, ओके, एंड ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब इट इज पॉसिबल कि आप अपने इमोशंस को समझ के कामली रिएक्ट कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, और मैं भी कर सकती हूँ, मुझे ये चीज समझने की जरूरत है, बिल्कुल, बट आई नीड प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस। पहले तो कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस, कि पता है कि वर्क कर रहा है, ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एंड ऑल्सो वर्किंग आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि मुझे पता है कि मुझे इतने बाइसेप्स उठाने, बिकॉज सिंपल सी बात है ना कि मुझे पता है ना कि जिम जाने के लिए मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, तो एक सेट ऑफ प्रोसेस है, मुझे पता है क्या होता है। बट द मोमेंट इट कम्स टू द माइंड एज एन ऑर्गन, हमें लगता है कि माइंड तो एक बहुत ही मैजिकल कंफ्यूजिंग सा प्लेस, बहुत डरते हैं, राइट, तो हम समझना नहीं चाहते उस चीज़ को, बट एक्चुअली उसका बिल्कुल सेट प्रोसेस है हर कुछ का। ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, बहुत ही सेट प्रोसेस है, बट इसको समझ पाना, इस पर समय दे पाना इज समथिंग वी नेवर टॉक अबाउट ना, बिकॉज इसको हम हमेशा साइडलाइन रखते हैं। पहला काम है पैसे कमाना, पहले काम है रिलेशनशिप बनाना, पहले काम है ये करना, वो सारी चीज़ें, दिमाग को समझना, शांति से रहना, फोकस करना, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब बात की चीज़ें। दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब इंस्टेड ऑफ हम अपने आप को समझना है, अपने इमोशंस को समझना, हमारा फोकस है पैसा कमाना, या प्यार करना, या जो भी, मतलब बिल्कुल बहुत सिंपल लाइफ गोल्स जो हर कोई फॉलो कर रहा है ना सोसाइटी में, वो चीज़ है, पर बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली अपने में फोकस कर रहे हैं। और जब मैं रील्स देखती हूँ ना, कई लोग जो कर रहे हैं फोकस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, उन लोगों को मैं भी नहीं समझ पाती कि ये लोग कर कैसे रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग इट, एंड डज इट एक्चुअली फील गुड, और आर दे फेकिंग इट, क्योंकि मुझे फेक लगता है कई बार। होता है, आई मीन सी इंस्टाग्राम पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बहुत बार, बहुत कुछ फेक होता भी इंस्टाग्राम पे, बिकॉज दे हैव टू सेल इट। कितना सही है कितना नहीं नहीं पता, बट हाँ, अगर सच में इंसान फोकस्ड हो अपनी जर्नी के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में, अवेयरनेस के टर्म्स में, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। तो क्रक्स बीइंग कि समझना है, इमोशंस को समझना है, हाँ, और वो प्रैक्टिस करने से होगा। समझो, वो तो थ्योरी है, जो मैंने कहा, आपने कहा, वो थ्योरी है, ठीक है, वो थ्योरी प्रैक्टिस में कब आएगा? जब आप एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करोगे, ओके, राइट, तो वो कांस्टेंट प्रैक्टिस है। आप जैसे कोच के थ्रू हेल्प से हो सकता है, राइट, कोच, साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक व्हाटएवर, आई मीन टेक सम सॉर्ट ऑफ हेल्प through which you can figure out the way to understand yourself better. Okay. ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट एक इमोशन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज लव। एक बहुत ही सिंपल, एट द सेम टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन, जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को या तो बिगाड़ देगा या सुधार देगा। लव हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन आवर माइंड। वो हमारी बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारे हर चीज़ को इतना कंट्रोल करता है कि कई बार प्यार हावी हो जाता है इंसान पे, बिल्कुल, एंड वो लैला मजनू वाली चीज़ें भी हो सकती हैं किसी के साथ। तो मैं समझना चाहूँगी आपके थ्रू, क्योंकि आप इमोशंस को इतने अच्छे से समझ पाते हैं, कि लव एक इमोशन क्या है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। आई वुड नॉट से कि एक सिंगल इमोशन, आई वुड नॉट लेबल इट एज सिंगल इमोशन, बट बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इमोशंस आते हैं बीच में, एंड इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों हो जाता है? इसको हम समझते हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के टर्म्स में। ओके, इंसान जो भी है आज के डेट पे क्यों है, आई मीन व्हाई आर वी द वे वी आर, हम एज अ सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे? बिकॉज ऑफ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो चीज़ बहुत ही फनी लगेगा सुनने में, बट एक्चुअली देयर इज जस्ट वन थिंग दैट हेल्प्ड ह्यूमन काइंड टू गेट आउट ऑफ फॉरेस्ट एंड डोमिनेट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ह्यूमंस ने किया, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, राइट, अगर इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे। That's true. उनसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स एप्स थे, उनसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स लायन थे, चीता थे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे। लैंग्वेज, राइट, तो उन्होंने एक बहुत डिफरेंट काम किया, उनका दिमाग डेवलप करा, दे स्टार्टेड टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, एंड दैट इज़ वेयर हमें पता चल गया
हम अकेले से ज़िंदगी नहीं, हम अकेले से जीत नहीं पाएंगे बाकी एनिमल से, मिल के करेंगे। मिल के करना पड़ेगा। मतलब हमें कलेक्टिव सोसाइटी बिल्ड करना है। ठीक है। कलेक्टिव सोसाइटी कैसे बिल्ड होगा? बाय रिप्रोडक्शन। मतलब वी नीडेड मोर पीपल, वी नीडेड मोर ह्यूमन बींग्स टू बी एबल टू डोमिनेट द इंटायर विलेज और इंटायर जंगल, वॉट एवर। पावर ऑफ मासेस। पावर ऑफ मासेस। तो डार्विन्स थ्योरी का है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। सो वी हैड टू बी फिट, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैड टू बी फिट। फिट करने के लिए वी नीडेड पॉपुलेशन। ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट आता है हमारे दिमाग में ये चीज़ को लेकर कि अगर हमें आगे निकलना था उस जंगल से, सेफ पोजीशन में निकलना था, वो हमें रिप्रोडक्शन ही निकाल पाता। बट अगर रिप्रोडक्शन को अगर हम एक एक्टिविटी की तरह देखेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? आई मीन वेरी मोनोटोनस, वेरी वियर्ड एक्टिविटी। एग्जैक्टली। विथ लव इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी, राइट? तो दैट इज वेयर द होल थिंग हैपेंड कि अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है, इट हैड टू बी स्पेशल, ताकि उसकी नीड क्रिएट हो। वरना तो आप क्यों करोगे सर दर्द अपना, क्यों सर परेशान करोगे खुद को? So that's the whole point about, that is where the importance of love is for human beings. बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव मुझे समझ आया है जो आपने अभी ये पूरा प्रोसेस समझाया कि रिप्रोडक्शन वैसे स्टैंड अलोन देखा जाए तो मतलब उसका लॉजिक है बट कोई इमोशन नहीं फील होता, बट विद लव इट हैज मीनिंग, एंड उसकी वजह से ही हमने जो डोमिनेट किया वी आर एबल टू इवॉल्व सो मच। तो बट लव सिर्फ रिप्रोडक्शन में आई डोंट थिंक आता है। नहीं, ऑब्वियसली सी पॉइंट इज कि जो लव की बात आ रही है ना कि लव क्यों है, अगर हम बात करें किसी रोमांटिक कपल के बीच में तो लव क्या कर रहा है? इट हेल्प्स यू बॉन्ड, इट हेल्प्स यू बी विद अदर पर्सन। करेक्ट। ताकि आप कनेक्ट कर सको, बात कर सको, रिप्रोड्यूस कर सको, अपने ऑफस्प्रिंग्स को ग्रो कर सको एंड इवॉल्व कर सको एंड ब्रिंग अ फैमिली आउट देयर। सेकेंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है वो मॉम मदर एंड किड्स के बीच में होता है, पेरेंट चाइल्ड वाला होता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इफ आई एम रिप्रोड्यूसिंग, इफ आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग एन ऑफस्प्रिंग, इट इज़ माई होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द चाइल्ड स्टेज, लिव्स एंड बी एबल टू डू समथिंग गुड। वो कैसे होगा? अगर मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया बट मुझे कुछ फीलिंग नहीं उसके ऊपर, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा कि वो बचे नहीं बचे, सही रहे नहीं रहे, सही रहे, खाना मिले ना मिले। I had to feel something very strong for that child, right? To be able to give my world to that child. वो कैसे आएगा? Emotions के थ्रू आएगा। तो लाइक जैसे बर्ड्स हो गए, जब एक बार वंस द बर्ड स्टार्ट्स टू फ्लाई तो वो पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो उड़ गया। एंड एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट वे ह्यूमंस आर डिफरेंट कि हम अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है। राइट। हम उनके साथ बॉन्ड रखते हैं एंड उनको ग्रो करते हुए देखते हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमें पता है उसका इंपॉर्टेंस भी। तो पॉइंट इज यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप हुई, दिस इज द होल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बट कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि हम जो लव की बात करें कि वो हमें हावी कर देता है काफ़ी बार, बिकॉज हमने जैसे बात की रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट्स, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने बच्चे को पैदा किया, पाला, बहुत अच्छे से समय रखा, बट अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की अपनी इंडिपेंडेंस आ गई, बच्चे का अपना फ्रीडम आ गया, बच्चे की अपनी लाइफ आ गई, एंड वो ओवर अटैचमेंट, ओवर लव, ओवर केयरिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम एज वेल। तो कॉम्प्लिकेशंस भी है, बिकॉज अगर चीज़ों को हम सही समय पे सही तरीके से हैंडल ना करें तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। So that's the whole complex part of it कि love by itself is a very beautiful, a very simple thing. लेकिन the moment we get too much obsessed and too much occupied with this whole concept of the emotion, then it becomes a very complicated thing as well. So toxicity का जाता है अब। Right. But आपने एक बहुत अच्छा point बोला अभी कि जब पेरेंट्स ओवर अटैच हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड फॉर दिस जनरेशन मैंने बहुत नोटिस किया है अपनी आसपास सोसाइटी में स्पेशली कि जो पेरेंट्स ना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो जिसको टर्म दिया गया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, उससे ना बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत इम्पैक्ट आता है। हाउ डू यू थिंक कि ये क्या, इज इट राइट? आई डोंट थिंक इट्स राइट ऑफ कोर्स, बट फिर कैसे इस चीज़ को हम मैनेज करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। इसका भी वेरी फनी रीज़न है कि हम जो हमारा जनरेशन था, राइट, उनका हमारे जनरेशन में पेरेंट्स ने अपना ड्यूटी निभाया था, पेरेंट्स ने बुरा किया, ग्रो किया। उस लाइफ में, हमारे पेरेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल था खुद को सेटअप करने का। पैसा डेवलप करना, नौकरी करना, फोकस करना, बेसिक सर्वाइवल पे थे हम लोग। आज तो फिर भी सबको ही, बहुत मैक्सिमम लोग सर्वाइवल से ऊपर निकल चुके हैं। सबको पता है कि हमारे पास सेट घर है, गाड़ी है, पैसे है, सेविंग्स है, बहुत कुछ है। तो अब पेरेंट्स और कुछ करने देना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो हमारे पेरेंट्स ने जब हमारी सर्वाइवल के लिए सब काम किया तो उतना फोकस, उतना डिपेंडेंट, उतना कुछ अटैच तरीके से नहीं किया, और काफ़ी बार निगलेक्ट भी किया, बिकॉज उनको मेंटल हेल्थ का नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था अब्यूज़ करके, मार के, पीट के, डांट के कुछ इंपैक्ट पड़ता। उनके लिए तो ठीक था कि चलो बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं, सुधारना है बेसिकली, राइट। तो उन्होंने अपनी तरीके से बेस्ट किया जो उनको सही लगा।
बट नाउ जब सब हम ग्रो करें, जब हमने इस इन्वायरमेंट में ग्रो किया तो हमें बहुत बुरा लगा वो चीज़ कि हमें तो बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, ठीक है। राइट? हमें निगलेक्ट किया गया, हमें बॉदर हुआ, हमें प्यार नहीं किया गया, हमें भी अबैंडन किया गया मेनी टाइम्स। तो उस ट्रॉमा को ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए हम ओवर डू करने लग जाते हैं अपने बच्चों के साथ। आई हैव लेट्स से आई हैव नेवर फेल्ट लाइक आई हैव बीन लव्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एंड अप ओवर लविंग माय किड्स सो दैट आई कैन कॉम्पनसेट फॉर द लव आई डिड नॉट गेट एज अ चाइल्ड, दैट्स वेरी ट्रू। राइट? अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो भी गलत थे, आप भी गलत हो रहे हो, क्योंकि आप भी ओवर डू कर रहे हो तो आप बच्चे को स्पेस नहीं दे रहे हो खुद का डेवलप करने का। सिंपल सी बात है, बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है, वो जब चलना स्टार्ट करता है या मूव अराउंड करना चालू करता है तो वो आपके सपोर्ट ढूंढेगा कॉन्स्टेंटली। आपको उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा बिकॉज उसे नहीं चलना आता है। एक पॉइंट आएगा जो बच्चा हाथ छोड़ना चाहेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं छोड़ा हाथ, तो आपने तो ये लगा कि चलो मैं बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना इवेंचुअली, बिकॉज आई छोटा बच्चा है, उसको कुछ हो जाए, चोट लग जाए तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो दैट्स माय प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट कमिंग अप। बट बच्चे को छोड़ना हाथ ज़रूरी है ताकि वो खुद से एक्सप्लोर कर सके व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। वो जितना आपके हाथ पकड़ेगा उतनी उसकी डिपेंडेंसी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो ऐसे वो पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट आता है, पर्सनालिटी में इम्पैक्ट आएगा बिकॉज बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा खुद के बारे में, बिकॉज सडनली हर समय उसके पास एक शैडो है अपने पेरेंट्स का। अच्छा मैं पानी पीने जा रहा हूँ, ये पानी मत पियो, औरों का पानी पियो। दैट्स ट्रू। मार्क्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पढ़ो, ये सब्जेक्ट मत पढ़ो, कौन सा स्पोर्ट्स लेना है, ये मत लो, वो मत लो। बच्चे का खुद का एक्सप्लोरेटिव माइंड कहाँ डेवलप हुआ, राइट? तो वही बात है कि अंडू जो पहले अंडर डू हो रहा था अब हम ओवर डू कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुश्किल है, नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बट बहुत ज़रूरी है फिगर आउट करना। इस जनरेशन के पेरेंट्स में तो सबसे ज़्यादा ये इशू आ रहा है कि वो अपने बच्चों को लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव भी, ओवर पॉसेसिव भी है, और काफ़ी बार आइडेंटिटी बना लेते हैं उस चीज़ को कि मेरे बच्चे जो बनेंगे वो मेरी आइडेंटिटी है। स्पेशली मदर्स, आई थिंक ये ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है मदर्स में। ये भी पता है क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी, बिकॉज मदर्स का सबसे बड़ा रोल है पेरेंटिंग में, फादर्स का रोल तो है ही डेफिनेटली, बट मदर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एंड अगर बहुत ज़्यादा रोल है तो नेचुरली इतना अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है ना उस प्रोसेस में 2-3 साल तक। अब 3 साल तक बच्चे को चाहिए, 0 to 3 years द चाइल्ड नीड्स यू वेरी 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 वेल। वहाँ तक आप एक्सपेरिमेंट कम करो, वहाँ पर आप प्यार करो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपना टैक्स और अपने बाउंडेशंस को रिड्यूस करना चालू करो। मतलब एक वर्ड होता है ना ऑटोनॉमी, तो हमें वो बच्चे को इतनी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी ताकि वो बाहर के वर्ल्ड के लिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए रेडी हो सके। बिल्कुल। और नहीं देंगे तो आगे जाके लाइफ में चैलेंजेस तो आने ही है, जब वो चैलेंजेस आएंगे ना तो वो बच्चा फेस नहीं कर पाएगा, 100% दब जाएगा। राइट, एग्जैक्टली 100%। जो आपने बात की ना रिगार्डिंग मदर्स एज वेल, कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि लेट्स से अब वुमेन इज़ वर्किंग एंड उनको बच्चा होता है, तो नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि बिकॉज मदरली इंस्टिंक्ट इज सो पावरफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग, वो ये कहेगा कि मैं जॉब को थोड़े दिन साइडलाइन कर देती हूँ, कंप्लीट डिवोशन देती हूँ बच्चे पर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कितने दिन तक वो करोगे? मान लो आपने 3 साल तक जॉब छोड़ के कंप्लीट डिवोशन बच्चे पर दे दिया, उस पॉइंट तक आपकी आइडेंटिटी वो बन गई। 3 साल बाद बच्चा ग्रो हो गया, बच्चा अपना लाइफ एक्सप्लोर कर रहा है, दोस्त बना रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, आपकी लाइफ एम्प्टी होनी चालू हो गई। तो आप भी समवेयर सबकॉन्शियसली अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, बच्चा, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी वन बन गई, आपने सब कुछ छोड़ के डिवोट कर दिया बच्चे के ऊपर। इसको कहा जाता है ना एम्प्टीनेस सिंड्रोम, कि जब बच्चा छोड़ के चला जाता है तो एक एम्प्टीनेस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। तो वो पॉइंट भी समझना मदर्स को भी और फादर्स को भी बहुत ज़रूरी है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू लव योर चाइल्ड, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट मेक इट योर एंटायर आइडेंटिटी। आपकी अपनी लाइफ होनी चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपकी लाइफ भी बढ़ते रहे, स्लो ज़रूर हो जाए, स्लो होना ज़रूरी है इससे, बिकॉज अगर स्लो नहीं होगा तो आप बच्चे को समय नहीं दे पाओगे। स्लो होने दो लाइफ को, थोड़ा करियर में थोड़ा सेटबैक्स आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, रोको मत, गिरने दो, हाँ, सीखने दो, हारने भी दो, फेलियर आने दो, अपने आप सीखेगा। बिल्कुल, एंड खुद बहुत बड़ा मैसेज दिया आपने हमारे ऑडियंस के लिए, और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई बिलीव। यस, ठीक है सर। एक बार ना हम रिलेशनशिप पे अब वापस आते हैं। तो मेरे को जो मैंने फील किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड जो जितना रिसर्च से मैं समझ पाई हूँ, एक बहुत ही ना कई बार स्टेज आता है रिलेशनशिप में ऐसा जब इंसान एम्प्टी फील करता है, इवन दो वो रिलेशनशिप में है, उसके साथ एक इंसान है जो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, फिर भी ना एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आ जाती है, एक अंदर से खाली लगता है कि कुछ कमी है, समथिंग इज नॉट राइट। वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग इन लव क्यों आती है? अगर आप ब्रेकफास्ट में या लंच पे या डिनर पे
पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, या कोई एक जंक फूड खाते हो, नूडल्स खा रहे हो, ठीक है, पेट भर गया आपका, हाँ, बट लगता है ना कुछ खाली सा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, राइट? आपका पेट ज़रूर भर गया बट न्यूट्रिएंट्स मिला कुछ नहीं, ज़ीरो. जीरो, दैट इज सेम थिंग विथ लव एंड रिलेशनशिप्स एज वेल. पेट भरना डिफरेंट थिंग, न्यूट्रिएंट्स मिलना डिफरेंट थिंग. फिजिकल नीड मीट होना अलग चीज़ होता है कि मेरा पेट भर गया, हाँ, बट वॉज इट एक्चुअली न्यूट्रिशनल इनफ फॉर मी? प्रॉब्ली नॉट. मुझे समझना पड़ेगा. दैट इज़ वेयर माई कॉन्शियसनेस विल कम इन, कि मुझे पता होना चाहिए कौन सा न्यूट्रिशनल फूड है कौन सा नहीं है. अगर मैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा हूँ तो मैं कभी चूज़ नहीं कर पाऊंगा कौन सही खाना है कौन सा सही खाना नहीं है. सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स एज वेल. जनरली लोग रिलेशनशिप बस रिलेशनशिप के टैग के लिए यूज़ करते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है. वाई सो? बिकॉज सब कुछ जा रहे हैं, क्या करूँ मैं, किसी से बात करना तो चाहिए ना. someone should be there to talk to me about something or physical intimacy or whatever. मुझे physical needs fulfill करनी है, अपनी emotional needs fulfill करनी है. बट अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में चले जाओ जहाँ की आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, बस है रिलेशनशिप, वी आर इन द टैग ऑफ रिलेशनशिप बट देयर नो इमोशनल नीड्स गेटिंग मेट. हाँ, मतलब पेट भर रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो खाली लगेगा ना फिर इवेंचुअली. लगेगा, दैट्स व्हाट हैपेंस कि एम्प्टीनेस कम्स बिकॉज आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल ही नहीं हो रही है. तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि कुछ तो कमी है. तो इसमें गलती किसकी है? द पर्सन जो एम्प्टीनेस फील कर रहा है उसमें कुछ कमी है, या फिर जो पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में है उसकी गलती है? कमी किसी की नहीं है, आई वुड से. कमी ना गलती किसी की है ना कमी किसी की. इट्स मोर अबाउट अनसिंक्रोनाइज्ड चीज़ कि हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि मुझे चाहिए क्या था रिलेशनशिप से. ओके, दैट मीन्स मैं रिलेशनशिप में गया बिकॉज मैं बोर हो रहा था. मैं रिलेशनशिप में गया बिकॉज मेरा ब्रेकअप हो गया था. हाँ, तो मुझे कुछ तो करना था लाइफ में, मैंने रिलेशनशिप चला गया. बट मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि मुझे चाहिए क्यों रिलेशनशिप. व्हाट डू आई नीड रिलेशनशिप फॉर? ओके, तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो मैं कभी उन चीज़ों का डिमांड भी नहीं रख पा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए. ओके, ना ही मांग पा रहा हूँ, नहीं सब ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली. ओके, सेकेंड चीज़ दूसरा साइड कि बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में. और मे बी बिकॉज मुझे बस रिलेशनशिप चाहिए था, तो मैं तो किसी के साथ हैप्पी हूँ ना फिर तो मैंने भी चूज़ नहीं किया कि उस पर्सन में क्या कैपेबिलिटी है देने को. मैं तो रिलेशनशिप में चला गया, बट मुझे जो 5 सेट ऑफ कोर इमोशनल नीड्स चाहिए, क्या उसके पास वो कैपेबिलिटी है भी देने को? एग्जैक्टली, राइट नहीं है लेट्स से. लेकिन वो मुझे बाद में पता चल रहा है 1 साल बाद कि द पर्सन डज नॉट हैव एनीथिंग जो मुझे चाहिए एक्चुअली में. हाँ, तो अब ये कैसे आप उस पर्सन को तो चेंज करने से रहो. अब यही होता है जनरली, लोग लड़ते क्यों रिलेशनशिप इतना ज़्यादा? बिकॉज मैंने शादी कर ली, मैं रिलेशनशिप कर लिया. क्यों कर लिया? बिकॉज प्यार हो गया था इनिशियली, बहुत मज़ा आ रहा था, एक्साइटिंग फीलिंग आ रही थी स्टार्टिंग में. बट 1 साल बाद ऑफ द रिलेशनशिप आई स्टार्ट टू रियलाइज कि आई डोंट, मतलब मुझे जो चाहिए था वो है ही नहीं वो इंसान. हाँ, क्यों? बिकॉज मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं करा था कि मुझे क्या चाहिए था, तो मैंने उस अकॉर्डिंगली चूज़ ही नहीं किया रिलेशनशिप को. बट कई लोग टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते रिलेशनशिप में. होता है, ये भी होता है ऑब्वियसली. आई मीन अगेन इट कम्स फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल. हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा चाइल्डहुड, हमारी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपेक्टेशंस भी सेट होते हैं. दैट ऑल्सो हैपन्स एट टाइम्स कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ही ओवर बर्डनिंग हो जाते हैं दूसरे इंसान के लिए. हाँ, तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो इंसान दूसरा इंसान उसको लेने के लिए या काम करने के लिए रेडी है या भी नहीं है. हाँ, और तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अगेन नीडीनेस, आई थिंक कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट चीज़ है ना. कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट असर्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप डिस्कस कर सको कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड वांट्स है, एंड दूसरा इंसान भी इस बात को समझ सके कि क्या वो केपेबल है इस चीज़ को देने के लिए नहीं है. राइट अच्छा, जो कि बहुत मुश्किल है. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हाँ, करना बहुत मुश्किल काम है बिकॉज आई ईगो थिंक बीच में आ इट्स द जाता है. मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू, या कि वो बात करे. बात आधे करें, लोग तो बात ही नहीं करते इस बारे ईगो में. बीच में आ जाता है ना फिर कि बात Okay. कैसे करे. बिकॉज आई कैन नॉट बी रॉन्ग, देयर सम डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग अबाउट यू. मतलब मुझे में कुछ कमी नहीं है, मुझ में कुछ और गलती मे नहीं. बी इट्स द फैक्ट कि उन्हें डर लगता है वल्नरेबल होने से. ये भी है बिल्कुल. बहुत सारी चीज़ें आती है. आई थिंक यहाँ पर ट्रॉमाज, लिमिटिंग बिलीव्स, अगेन गोइंग बैक टू द अगेन बेसिक पार्ट कि वो सारी चीज़ें बीच में आ जाती है फिर से. बट अगेन द होल पॉइंट अगेन बीइंग कि मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस चाहिए होता है खुद के बारे में. व्हाट यू आर एज अ पर्सन, व्हाट आर योर नीड्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप, एंड व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ रिलेशनशिप, rather than just seeking relationships without any agenda, without any meaning. अगर वो होगा तो कॉन्स्टेंटली आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसते जाओगे जहाँ पे आपको बस एम्प्टी फील होता रहेगा, बिकॉज आपने भी कभी ड्यू रिसर्च किया ही नहीं खुद के बारे में कि मुझे क्या चाहिए था. तो आपका भी एक पॉइंट यहाँ ज़रूरी है समझ पाना कि क्या मुझे चाहिए और क्या मुझे नहीं चाहिए. ओके, अगर हम रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करें अभी, तो वन मोर थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं ना तो किसी एक इंसान का प्यार कम हो जाता है, बी इट एनी रीज़न, बट वो इंसान ना उस लेवल पे उतना नहीं फील कर रहा होता जितना वो शायद पिछले साल फील कर रहा था उसी इंसान के लिए.
और दो रिलेशनशिप वैसी ही है बट प्यार कम हो गया, तो ये किस वजह से होता है कि प्यार कम हो जाता है? आई थिंक प्यार नहीं कम होता है, ये फ्रिक्शन बढ़ना चालू हो जाता है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। दैट मीन्स मैंने कुछ बात कही कि मुझे ये चीज़ बुरा लगा, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज़ को एक बेटर तरीके से परसीव नहीं कर पाया, तो दे स्टार्टेड टू गेट एंग्री एट मी, स्टार्टेड पुटिंग मी ऑन पेडेस्टल कि तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो समवेयर मेरे दिमाग में क्या ब्लॉकेज आ गया कि मैं जो बोलना चाहता हूँ अपने दिल की बात, वो समझना नहीं चाहते। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं बोलना बंद कर दूंगा इवेंचुअली, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप आ जाता है फिर, बिकॉज मुझे लगेगा कि अगर नहीं बोलने से हम लड़ नहीं रहे तो बेटर है नहीं बोलता हूँ मैं। लेकिन नहीं बोलना मुझे लग रहा है कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म वर्क कर रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं बोलूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं और बोल लूँगा। बट ये छोटी सी चीज़ है बिहेवियरली, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है। आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ इन रिलेशनशिप है क्या एक्चुअली में? आप छोटी छोटी चीज़ें शेयर ना कर पाओ, डिस्कस ना कर पाओ, डिटेल में ना जा पाओ, आप खुद की तरह फील ना कर पाओ रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप को कोई वैल्यू नहीं बचा ना। और ये चेंजेस जब आने चालू हो जाते हैं, मतलब आप यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, वो प्यार कम होना चालू हो जाता है। तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन के चैनल को ब्रेक ना होने दो, जो भी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ना आप परफेक्ट हो ना आपका पार्टनर परफेक्ट है। दिस इज लाइक आई थिंक द थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो ना सामने वाला परफेक्ट है। तो एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम एंड इवन एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम वन सेल्फ, इट इज लाइक द कोर कॉज कि जिससे हम रिलेशनशिप्स खराब कर देते हैं। बिल्कुल, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। हाँ, इट्स द रेसिपी फॉर डिजास्टर। एंड वहीं पे आई थिंक कम्युनिकेशन गैप जो सब मतलब मैंने कितनी वीडियोस देख ली, सब यही बात करते हैं कि कम्युनिकेशन करो, बट कहीं ना कहीं वो इजी टास्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। एंड सामने वाले से बात करना, लोगों को लगता है कि प्यार में हो तो बात क्यों नहीं कर पा रहे हो, बट ऐसा क्या रह जाता है कि हम उसी इंसान से जिससे कुछ टाइम पहले तक सारी बात कर रहे थे, आज हम उसी इंसान से बात नहीं कर पा रहे। राइट, वही ना रेजिस्टेंस। हम नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि मैं स्ट्रेंजर से बहुत खुल के बात कर पाता हूँ। हाँ, क्यों कर पाते हैं? बिकॉज आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आई थिंक वी फील वो जज नहीं कर रहे, वो हमें जज नहीं कर रहा है, उसका कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं आने वाला जितना आपको पता है अब तक, बिकॉज वो स्ट्रेंजर है। ना जज होने वाले हो, ना रिमार्क्स आने वाला है, ना ही आपका कोई लिंक होगा, कोई और आपको बता देगा उस बारे में, तो वेरी सेफ सीक्रेट स्पेस एज वेल। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में कम होनी चालू हो जाती है एट टाइम्स, बिकॉज मे बी द पर्सन जजेस और मे बी यूर टू ऑब्सेस्ड एंड टू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एज वेल। हमारी भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं एट टाइम्स कि हमें लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत सिक्योर और इनसिक्योर स्पेस है, तो मैं ज़्यादा उधर जाना नहीं चाहूँगा। आई एम नॉट रेडी टू बी वल्नरेबल अबाउट दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो मैं भी थोड़ा हट के बात करूँगा उस चीज़ को लेकर। तो मैंने वो स्पेस भी नहीं बिल्ड करने दिया वल्नरेबिलिटी का, राइट। तो वो बात आ जाती है, कम्युनिकेशन चैनल टूटता इसलिए भी है बिकॉज फ्रिक्शन आना चालू हो जाता है, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ और बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। एंड दैट्स व्हेयर अगेन इमोशनल अवेयरनेस प्लेज इन द पिक्चर। अगर आप अवेयर हो ना कि हो क्या रहा है मेरे साथ या रिलेशनशिप में, तो आप राइट समय पे राइट एक्शन ले लोगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, इट्स एट द कोर। यस, राइट। एक और चीज़ जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप की बात करें, कई लोग ना प्यार में अंधे हो जाते हैं, वो लैला मजनू वाला थिंग हो जाता है कि लॉजिक तो उनके दिमाग में आता ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू लव, एंड दे गो टू सच एक्सटेंट्स कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं प्यार में, और नाम प्यार का देते हैं, मुझे नहीं लगता वो कहीं से प्यार है ऑल्दो। तो ऐसा क्या होता है कि इंसान प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो उसको लॉजिक दिखता ही नहीं है। आई थिंक जनरली लव मेक्स यू ब्लाइंड। It does. It's a fact, love makes you blind, but it's also very very important to understand कि वो जो phase है blindness का, it can be a very beautiful phase if used in the nice way, the right way. अगर आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट कर पा रहे हो कि मैं ब्लाइंड हूँ बट फिर भी मेरे अगेंस्ट वो चीज़ें नहीं जाएगी, तो isn't that a beautiful thing? I am blind standing on the middle of the road, but मुझे डर नहीं लग रहा है। That is a thrilling experience. This is thrilling experience because मुझे पता है कोई मुझे हेल्प कर देगा, मेरे पार्टनर है मुझे हेल्प करने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बट ऑन द अदर हैंड आई एम ब्लाइंड स्टैंडिंग ऑन द मिडल ऑफ द रोड एंड मुझे डर लग रहा है। दैट इज वेयर द ब्लाइंडनेस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो अगेन द पॉइंट इज कि लव इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हेन ब्लाइंड, व्हेन यू आर एबल टू ट्रस्ट योर पार्टनर वेरी वेरी वेल। तो आई वुड से कि जो लव वाला बात आप कर रहे हो ना ब्लाइंडनेस को लेकर, या कि हम ब्लाइंड हो जाते हैं या नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि जैसे अगर मेरे सामने एक शेर आता है तो डर लगेगा ना, मुझे डर लगेगा। वो डर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। उस पॉइंट पे हम लॉजिकली सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, रिएक्ट करेंगे पहले ना।
तो सेम चीज़ तो लव के साथ भी तो होता है ना. लाइक आई सेड, बायोलॉजिकली पहले आपका बॉडी ड्रिवन है उस चीज़ के लिए. दैट इज़ माई कोर इनेट नीड एंड वांट. सेकेंडली, बिकॉज सम पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमाज इन लाइफ बचपन में, मे बी अबैंडन्ड वाली फीलिंग या सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग या स्पेस गैप, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी वो इंटेंसिटी वांट और डबल ट्रिपल हो गई. लेट्स से कि हम एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे हमें डिसेंट लेवल पे प्यार, अफेक्शन, लव मिला हुआ है, तो हम उस एक्सट्रीम पे पहुँच ही नहीं पाएंगे कभी, उस ब्लाइंडनेस वाले एक्सट्रीम पे, बिकॉज हमें वो नीड नहीं है उतनी ज़्यादा. कोई नहीं, एक साल वेट कर लेंगे सिंगल होकर, बट फ़र्क नहीं पड़ेगा. दूसरा इंसान की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अबैंडनमेंट वाली फीलिंग की कि वो नहीं, एक सेकंड भी वेट नहीं कर पाएंगे. तो वो बोलेंगे अभी चाहिए मुझे कोई. तो हर कोई इमोशंस ना अलग अलग इंटेंसिटी पे फील करता है. राइट. अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे हैव बीन थ्रू. ट्रू. चाइल्डहुड एक्सपीरियंस देख ले. राइट. अगर मुझे बचपन में किसी शेर ने दोहराया है, तो मैं जब जू भी जाऊंगा ना, तो मुझे डर लगेगा शेर को देखकर. आप लोग को डर नहीं लग रहा, आप लोग तो एंजॉय कर रहे हो जू को, फोटो खिंचवा रहे हो शेर के साथ. मुझे डर लग रहा है. सेम शेर है, मुझे क्यों डर लग रहा है? बिकॉज माई एक्सपीरियंसेस वर लाइक दैट. पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत डिफाइन करता है हमारे आज के इमोशंस. बिल्कुल. तो समझना ज़रूरी है कि क्या हुआ था मेरे साथ. मुझे किसी शेर ने दोहराया था, क्या मैं सेफ हूँ अब? अगेन वो नैरेटिव चेंज करना, अगेन यू वुड नो बेटर अगेन इन दोज पर्टिकुलर एरियाज एज वेल, कि कैसे उसको पास्ट वाली चीज़ों को वर्क करना, ट्रॉमा को अंडरस्टैंड करना, ट्रॉमा के नैरेटिव्स को मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, एंड ट्राइंग टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज पास्ट आउटकम्स एज वेल. बिकॉज जितना पास्ट आपके प्रेजेंट मोमेंट में डिक्टेट करता रहेगा आपके, कॉन्स्टेंटली आपका प्रेजेंट मोमेंट पास्ट की तरह रिपीट होता रहेगा. राइट. यही होता है ना कि हम पास्ट को इतना भूलने की कोशिश करते हैं कि वो पास्ट कॉन्स्टेंटली हम प्रेजेंट में जीते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल पास्ट की तरह हो रहा है. राइट. तो यही होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप पास्ट के साथ कंप्लीट एक्सेप्टेंस में हो, देन यू आर एक्चुअली बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि 100% नहीं पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए. बिकॉज कॉन्स्टेंटली योर लाइफ इज डिक्टेटेड बाई योर पास्ट. बट इफ दैट पास्ट इज ट्रबलसम, then your present will always be a way to make sure that you're fighting the odds of the past. तभी कहते हैं कि you should not let your past experiences define your present and future. Yes. क्योंकि past खराब है तभी तो वो डिफाइन कर रहा है. अच्छा होता है तो वो नहीं डिफाइन करता. इट्स द फैक्ट. बिल्कुल. अच्छे पास्ट को हम याद नहीं रखते जितना हम बुरे पास्ट को याद रखते हैं और अफेक्ट होने देते हैं. बिल्कुल. एंड उस चीज़ से हील करना ही तो ज़रूरी है अगर हमें अपना फ्यूचर सुधारना है. बिल्कुल. वरना वही आप एक ही कहानी बार बार रिपीट होती रहेगी. दैट्स ट्रू. अगर हम इमोशंस पे हमारी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं ना, तो आई थिंक एवरीबडी वुड रिलेट विद मी ऑन दिस कि बहुत लोग ना अपने इमोशंस को छुपाते हैं. दे सप्रेस देयर इमोशंस एंड मे बी दे बिकॉज उनको वल्नरेबल नहीं दिखना, या फिर वो मतलब ऐसा पोर्ट्रे करते हैं खुद को कि मैं इमोशनलेस हूँ. एंड एट सम पॉइंट्स फिर लोग उन्हें कहते हैं बंदा बड़ा कोल्ड है, ये रूड है, इमोशनलेस है, एंड वो इस वजह से शायद रिलेशनशिप्स भी नहीं बना पाते. व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? जो लोग बोलते हैं ना, जो दिखते एक्चुअली इमोशनलेस लोग, सबसे ज़्यादा वही इमोशनली ड्रिवन होते हैं. अच्छा. बिकॉज तभी तो वो ब्लैंक है. एक नॉर्मल इंसान कभी भी हेजिटेट नहीं करता है. अगर हेजिटेट करना पड़ जाए, मतलब समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. राइट. ओके. व्हाट इज स्टॉपिंग यू? योर इमोशंस. हेजिटेट करना मतलब अगर हम बात कर रहे खुलकर, अभी क्यों बात कर पा रहे खुलकर? बिकॉज नो हेजिटेशन, नो जजमेंट, फ्री बात कर रहे, कुछ भी बात कर रहे. ओके. लेकिन अगर मुझे लग जाए यहाँ पर कि आप मुझे जज कर रहे हो, आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, आप हम जो बातें कर रहे हैं वो नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है, तो आई विल बी हेजिटेंट अ बिट. राइट. ट्रू. और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टीवी पे टेलीकास्ट हो, और ज़्यादा मैं हेजिटेंट हो जाऊँगा. ट्रू. अब मैं बोलूँगा कि उस हेजिटेशन के कारण, या वो जो लाइव टीवी पे आने वाला है उस कारण से मेरी नौकरी जाएगी या आएगी, तो मैं और हेजिटेंट हो जाऊँगा. जितना बर्डन ऐड हो रहा है मेरे ऊपर जजमेंट का, उतना हेजिटेशन बढ़ता जा रहा है. ट्रू. इमोशन ही तो है वो. तो मैं उतना चुप होता जाऊँगा, उतना कॉन्शियसली बोलूँगा, उतना धीरे धीरे बात करूँगा, उतना मैनेज करके बात करूँगा. इमोशंस छुपाएंगे. राइट. हाँ. ठीक है. तो ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमें लगता है हम ज़्यादा फील कर रहे हैं, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए हम शायद इमोशंस छुपाते हैं. राइट. तो इमोशनलेस नहीं हो रहा वो इंसान, वो इमोशनली ड्रिवन और ज़्यादा हो रहा है. ओह माय गॉड. ओके. राइट. बिकॉज अ पर्सन हु इज हाइडिंग देयर इमोशंस इज एक्चुअली मोर इमोशनली ड्रिवन ऑलवेज. वो ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है. आई थिंक. राइट. तो ये ओवर थिंकिंग में आ गया. आई थिंक दे आर थिंकिंग टू मच. हाँ, ओवर थिंकिंग में तो आ ही गया ऑब्वियसली, बट वो आइडेंटिटी बन गई. अब ओवर थिंकिंग स्टिल दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ लेवल पे कर रहा होता है, बट जब उसकी आइडेंटिटी बन जाए आपकी, तो आपके रिलेशनशिप से इम्पैक्ट पेगा सबसे ज़्यादा. तो इस चीज़ को कैसे हम मैनेज करें कि हमारी रिलेशन, अब मतलब
some people are introvert when it comes to emotions. इवन आई थिंक मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं इमोशंस ज़्यादा शो नहीं करना चाहती. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट इज़ अ फैक्टर कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने इमोशंस को लेके. तो मैं अपने इमोशंस को छुपा के रखती हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं करती, ज़्यादा शो नहीं करती. बट वो फिर मेरी रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं वुड इम्पैक्ट. तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे? राइट, अगेन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आई थिंक वो तो एक अलग पॉइंट आ गया. लाइक लेकिन फिर भी वो बात आती है कि जिस पॉइंट पे आपको लगे कि मेरे इस इमोशंस को छुपाने या ना छुपाने से रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आ रहा है, इट इज़ टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन दैट इमोशन. फॉर एग्जाम्पल, माई पार्टनर wants me to express my emotions in a particular way. Okay. Right? But मैं नहीं कर पा रहा हूँ. She wants to understand what I'm feeling at that particular moment. हाँ. Right? और वो चीज़ मुझे पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ. That's true. वो भी ठीक है, चलो तब तक भी ठीक है. लेकिन ये मेरे पार्टनर को भी पता है, मुझे भी पता है कि बिकॉज ऑफ मी नॉट बीइंग एबल टू टॉक अबाउट माई इमोशंस, मैं हर 5 या 10 दिन फटता हूँ एक बार. राइट? ये प्रॉब्लम है. जब तक अगर आप अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हो इमोशन को, या छुपा रहे हो या नहीं बात कर रहे हो, अगर आप कर ले रहे हो प्रोसेस, ठीक है, क्या बुरी बात है? ठीक है, इट्स फाइन टिल द पॉइंट दैट्स फाइन. अगर आप अपने पार्टनर दोनों सिंक में इस चीज़ को लेकर, ठीक है. लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली किसी सेकेंडरी इमोशन के थ्रू निकल रहा है, मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहे, ना छुपा पा रहे हो, बस आप उसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर रहे हो और पीछे कर रहे हो. वही होता है, बॉटल अप कर रहे हो. राइट, सप्रेस कर रहे हो सब, और पाइल अप होने दो और वो फटेगा. राइट. तो अगर आपको लगे कि वो इमोशंस पाइल अप करके कहीं ना कहीं निकल रहा है, बिग बिग प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें पर्सनालिटी बन जाती है कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग, मैं हर चीज़ शेयर करूँ, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी, मेरी आइडेंटिटी है, आई लाइक लाइफ इन दैट पर्टिकुलर वे, एंड मुझे नहीं दिख रहा है वो कहीं मेरे बिहेवियर पे निकल के आ रहा है, मेरे रिलेशनशिप में निकल के आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंपोज्ड एंड वेरी कंटेंट इन माई रिलेशनशिप. देन इट्स ओके, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी. ओके. बट इट शुड नॉट हैपन इन अ वे कि वो कॉन्स्टेंटली इन अदर फॉर्म्स इम्पैक्ट कर रहा है मेरे रिलेशनशिप को. बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे मतलब दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव कि जिससे मेरी भी आंखें खुल गई कि हाँ, वो अगर मैं कोई इंसान इमोशनलेस है ना, तो वो एक पॉइंट पे आगे फटता है. उसकी वो इमोशंस निकलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और इससे बेटर कि वो बाद में गलत तरीके निकले, या तो ईदर यू लर्न टू प्रोसेस दोज इमोशन, या फिर तुम धीरे धीरे निकालो. बिल्कुल बिल्कुल. बट ऐसा क्यों होता है कि वो नहीं निकाल पा रहे? 2 रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो इनिशियल केयर गिवर्स के अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट में उन्होंने ये देखा कि मेरे इमोशंस को कोई समझ नहीं पा रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा है, या कॉन्स्टेंटली जज किया जा रहा है. तो वी लर्न इन दैट पर्टिकुलर वे कि बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, या रिलेशनशिप में वो चीज़ें आ रही है कि मैं हूँ ओपन वैसे, बट रिलेशनशिप में द पर्सन इज जजिंग मी सो मच कि मुझे खुल के बोलने का मौका नहीं मिल रहा है. तो उस प्रोसेस को समझना कि वो एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, एंड देन वर्किंग ऑन दिस. एंड ये मेन के साथ बहुत कॉमनली होता है. मेन को बचपन से बता दिया जाता है ना कि आपको रोना नहीं है, लड़कियों की तरह मत रो, you have to man up, you have to buckle up like a man, right? And you have to be strong like a man to do things around, and तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है घर की, फैमिली की, सोसाइटी की, हमारे नाम की. तो काफ़ी बार एज अ मैन ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है कि आपको रोने का, डिस्कस करने का, वेंट आउट करने का, या फील करने का कुछ चीज़ें इज़ एट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू. तो मेन जनरली बहुत सप्रेस करने लग जाते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने पढ़ा था कहीं कि a lot of people would like to see a man die on the top of a horse rather than watching him fall off. Which means कि काफ़ी लोग मैन को, एक मैनली फिगर को हॉर्स के टॉप पे मरते हुए अप्रिशिएट करेंगे, तालियां बजाएंगे उसके लिए कि चलो मर गया, बट गिर गया तो हंसेंगे, इज्जत. हाँ, तो वो मैन को बचपन से बता दिया गया है कि हॉर्स के ऊपर बैठ के मर जाओ लेकिन गिरो मत. तो ऐसे में कैसे वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करे? तो सोसाइटी कंडीशनिंग इम्पैक्ट करती है, यानी वुमेन के साथ भी होता है टाइम्स. कुछ चीज़ों को लेकर. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है कि इमोशंस की एक्सप्रेशन का पॉइंट फिगर आउट करना जरूरी है. अगेन आपका चाइल्डहुड परफेक्ट नहीं रहा होगा, नेचुरल सी बात, ना है आपके पेरेंट्स परफेक्ट है, लेकिन अगर एज एन अडल्ट आपको ये बात समझ में आ रही है, इट इज़ इम्पैक्टिंग मी, माई रिलेशनशिप, देन इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन दैट. राइट? आप ऑब्जर्व करो, प्रोसेस करो, टेक सम प्रोफेशनल हेल्प, वर्क ऑन दोज एरियाज, ताकि आप उस चीज़ को बेटर कर सको. एंड इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल. आपको भी कॉन्सेप्ट पता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का. हाँ जी. योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स एंड वंडरफुल थिंग्स. आपको पुश करने की जरूरत है. ये बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक एंगल जा सकते हैं हम कि मेन एंड वुमेन जो इमोशंस होते हैं ना, बहुत डिफरेंटली फील भी करते हैं, बहुत डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं. दोनों का तरीका बहुत डिफरेंट है टू व्हेन इट कम्स टू इमोशंस इन जनरल. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि आपसे, कि एक आदमी और एक औरत सेम इमोशन को डिफरेंटली कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है. एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सेम कर रहा है. अच्छा. एक्सप्रेस
करना चाहता है सेम बट कर नहीं पाता है, क्यों? बिकॉज बचपन से वो बैगेज लगा दिया गया, जैसे आपने अभी बताया Exactly, कि हाँ। सोसाइटी ने ऐसा कंडीशन कंडीशन कर किया दिया, राइट। तो कुछ तो जेनेटिक आपके मॉडिफिकेशंस आने चालू हो गए कि आप इस तरीके से बनने चालू हो गए, ओह, और सेकेंडली कंडीशनिंग एज वेल कि ओके, बचपन में आप 2 साल के बच्चे को देखो वो रो रहा है, उसमें हाँ, और किसी गर्ल चाइल्ड में आपको डिफरेंस 1% नहीं दिखेगा, दैट्स ट्रू, एनर्जी को लेकर हटाकर, टेस्टोस्टेरोन एनर्जी उस चीज़ को हटाकर कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बच्चा बॉय चाइल्ड माइट बी मोर एक्टिव एंड मोर डूइंग थिंग्स, एक्सप्लोरिंग थिंग्स, उसके अलावा बहुत कम डिफरेंसेस हाँ, दिखेंगे, दैट्स ट्रू। बट उसके अलावा सेम इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका दोनों का। बट जैसे जैसे वो बच्चा हाँ, बड़ा हो रहा है हाँ, तो उसे बोल देते हैं तू सेट कर लड़की दिया की था, तरह क्यों रो रहा है, Exactly, लड़की है क्या, रो राइट, क्यों रहा है? राइट। अब इसमें एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है कि लोगों के जैसे मेन के दिमाग में फिर चीज़ें क्या आ जाती है, अगर मेरे लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स है तो मैं 10 में से 8 प्रॉब्लम्स खुद में प्रोसेस करना सीख जाऊंगा, या चाहूँगा कि मैं वो 10 में से 8 प्रॉब्लम खुद में ही सॉर्ट करने की कोशिश करूँ। तो मैं 10 में से 8 प्रॉब्लम अंदर ही अंदर प्रोसेस करूँगा या नहीं प्रोसेस करूँगा, पाइलअप होने दूंगा, ठीक है, इग्नोर करूँगा, और वो 2 चीज़ें जो बहुत ही मुश्किल है उसके बारे में बात करूँगा किसी से जाकर। ठीक है, आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम्स 8 थिंग्स आई टॉक अबाउट, 2 थिंग्स 8 थिंग्स आई प्रोसेस एंड 2 थिंग्स आई टॉक अबाउट। ठीक है, विमेन के लिए उल्टा होता है, विमेन लाइक टू प्रोसेस देयर इमोशंस व्हाइल टॉकिंग, ओके, राइट। सो विमेन के लिए प्रोसेसिंग हैपेंस व्हाइल दे टॉक। ओके, तो आप जैसे नॉर्मली पूछोगे ना कि हाउ वाज अ डे, अब मैन विल से इट वाज गुड, अच्छा था दिन। अब वुमेन विल से कि अच्छा मैं सुबह में गई थी, मुझे कैब मिला था, एंड देन इवेंचुअली मैं कैब पे बैठी थी, फिर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। व्हाई इज शी डूइंग दैट? हाँ, बिकॉज शी इज एक्चुअली प्रोसेसिंग हर इमोशंस व्हाइल शी इज टॉकिंग अबाउट हर डे, एंड द मैन एट द सेम टाइम, हैड प्रोसेस्ड इट इंटरनली मोस्टली, ओके, कि वो बताने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। अब ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप में एक फनी एंगल ये आता है ना कि इफ अ वुमेन एंड मैन आर कमिंग टुगेदर नाउ विद द सेम, जो हमने बात की जनरलाइज्ड चीज़ के लेवल पे, अ वुमेन will talk about her problems in the relationship कि ये problem है, ये problem, ये हाँ, problem, ये express problem, करें। express, she's expressive about her emotions and expressive about the problems she's facing, expressive है। about the situations as well। ठीक है, तो जब वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे मैन को इस चीज़ को लेकर कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो शी इज जस्ट प्रोसेसिंग व्हाट शी इज फीलिंग, बिकॉज ओके, उनके लिए बोलना ज़रूरी है। अ मैन ऑन द अदर हैंड विल टेक इट कि यार तुम इतना कंप्लेन क्यों करते हो, वाई सो कंप्लेनिंग, हर चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम क्यों दिख रहा है, दैट्स ट्रू, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली मैन इज हियरिंग, कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो इन चीज़ों को बात ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता मैं इन चीज़ों पे, राइट। तो मैन ये नहीं समझ पा रहा है कि वुमेन इज जस्ट प्रोसेसिंग दर इमोशन, उस पर आप उनको आपको सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बस अपनी बातें कर रहे हैं, आपको सुनना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको जाने देना है। तो मैन इज हियरिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल अ वुमन इज टॉकिंग अबाउट हर डे और प्रॉब्लम्स और इश्यूज, अ मैन इज थिंकिंग कि उसे सबका सोल्यूशन चाहिए, एंड वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को लेकर, इतना क्यों बात कर रहे इतना हैं? क्यों, राइट, बात कर हाँ। रहे हैं। तो मैन को ये लग रहा है, और जब मैन सोल्यूशन देने चला जाता है, बिकॉज मैन अपने हिसाब से सोच रहा है इमोशन को लेकर कि मैं क्या करता, अगर मुझे 10 प्रॉब्लम दे दिया जाए तो मैं सॉल्व करने लग जाता, तो वुमेन को ये लग रहा है कि मेरे इमोशंस को इनवैलिडेट किया जा रहा है, हाँ, कि मुझे सोल्यूशन क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए सोल्यूशन, मुझे पता है मुझे क्या करना है। दैट इज ट्रू एक्चुअली, क्योंकि कई बार लोगों को सिर्फ सुनने की, हाँ, मतलब एग्जैक्टली, वेंट आउट करने की हाँ, जरूरत है, दे डोंट नीड अ सोल्यूशन, Right. यू जस्ट नीड टू हियर द अदर पर्सन एब्सोल्युटली, एंड लेट इट गो एट दैट पॉइंट। यस यस यस, बिल्कुल। तो वो पॉइंट आ जाता है, वो गैप। नो, दिस इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल, इज बिकॉज अगर ये बात समझ जाए मेन एंड वुमेन दोनों कि दिस इज हाउ दिस मैन इज प्रोसेसिंग देयर इमोशंस हाउ दे आर, एंड दिस इज हाउ वुमेन आर प्रोसेसिंग देयर इमोशंस, देन आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं करोगे इस चीज़ को लेकर कि अच्छा वो इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। शी इज नॉट कंप्लेनिंग, शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट शी इज फीलिंग। फील तो आप भी वही चीज़ कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, राइट। तो आपके भी बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी, वाई शी लाइक दिस, वाई शी टॉकिंग लाइक दिस, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो हर चीज़ों को, बिकॉज इंटरनली आप प्रोसेस करना सीख गए हो। उनके लिए वो प्रोसेसिंग हो रहा बात करते करते, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। वाई इट इज अ गुड थिंग? बिकॉज इट अलाउज हर टू टेक आउट द इमोशंस, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस एज वेल कि जो सबसे बड़े सुसाइड केसेस, मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज़ मेन के साथ ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो एक्सप्रेस ही नहीं करते मैक्सिमम चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फॉर्म में जाना चालू कर देते हैं उन चीज़ों को सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस के लिए। तो ये एक्सप्रेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, लेकिन अगर आप फिर भी एज अ मैन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज कंडीशनिंग आपकी ऐसी हो गई है, देन चूज़ योर बैटल्स कि कहाँ ज़रूरी है बिल्कुल, कहाँ फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा, एंड जहाँ आपको लगने लग जाए कि एक्सटर्नल कहीं निकलना चालू हो जा रहा है किसी और तरीके से, या तो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन से या किसी सब्सटेंस अब्यूज़ के थ्रू, इट्स टाइम फॉर यू टू सीक हेल्प। मतलब आपको लग रहा है कि आप प्रोसेस कर पा रहे हो, बट आप डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हो। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द थिंग कि मेंस मेंटल हेल्थ, क्योंकि at this point when we have developed so much as a country and as humans as well, मेंटल हेल्थ का टॉपिक अब जाके ट्रेंड हो रहा है, जो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम
men's mental health is still neglected. Absolutely. And it's partially because of men, I think, because they are not ready to express and understand their emotions. Right. तो मेंस मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, एक आदमी इमोशंस फील कर रहा है, आपने दोनों फील कर रहा है, आदमी और औरत एट द सेम टाइम. बस यही होता है कि आदमी शायद स्लोली प्रोसेस कर रहा है या डिफरेंटली प्रोसेस कर रहा है और डिफरेंटली एक्सप्रेस कर रहा है. Right. तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेन आर फेसिंग सो मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उस बारे में बात नहीं कर पा रहे या फिर वो हेल्प नहीं ले पा रहे? वही पहला चीज़ तो वल्नरेबिलिटी वाली बात आ जा रही है कि हम वल्नरेबल होने के लिए रेडी नहीं हैं. आई डू नॉट वांट टू बी सीन एज अ वल्नरेबल पर्सन फॉर 2 reasons. फर्स्ट, इट वुड बी ऑकवर्ड फॉर मी. मुझे आदत ही नहीं वल्नरेबल होने का. घर वाले हंसते, दुनिया हंसेगी, सोसाइटी हंसेगी. एंड सेकंड रीज़न, अगर मैं वल्नरेबल होना चालू हो गया तो क्या सच में लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे? नो, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई विल आस्क यू राइट नाउ. अगर आपके सामने एक प्रॉस्पेक्ट है, यू आर डेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, अ मैन, एंड यू सी दैट मैन क्राइंग और यू सी दैट मैन वीक, आपका अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा उस इंसान के लिए. पर्सनली आई डोंट थिंक सो. मेरा नहीं होगा. राइट. बहुत सारे लोगों का होगा, बहुत सारे लोगों का होगा, बिकॉज उनको दिखेगा कि आई वॉन्ट माई मैन टू बी द डिसीजन मेकर, आई वॉन्ट माई मैन टू बी द whole dominant strong person, dominating strong and clear thinker and very strong in his emotions. So the moment for research actually कि बहुत सारे cases में when a woman sees a man with showcasing all those vulnerabilities, being weak, crying in a soft space, तो their attraction reduces. That is true. Right? तो ये सच है, ये होता है. ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. That is 100% true. And अगर ये हो रहा है तो उनके दिमाग में तो और डर बैठ गया. अगर मैं वीक दिखूंगा तो लोग तो मुझे नहीं भी प्यार नहीं करेंगे. राइट. तो वहाँ पे और छुपाने की जरूरत पड़ जाती है. छुप नहीं रहा है, अगेन एक साइड की छुप नहीं रहा है, निकल रहा है कहीं ना कहीं अलग फॉर्म से. दैट मीन्स रोना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बट रोज जाके दारू पीना बर्दाश्त कर लेंगे लोग, बिकॉज दैट इज अ मैनली थिंग टू डू इवेंचुअली. राइट. आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें ना एसोसिएट हो गई है एक आदमी से. इवन द वर्ड्स लाइक नॉट क्राइंग, बीइंग द डिसीजन मेकर, बीइंग स्ट्रांग, बीइंग इमोशनलेस, ये एडजेक्टिव्स एक आदमी के साथ इतना एसोसिएट हो गए हैं कि फिर अगर थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, बीइंग सॉफ्ट, बीइंग इमोशनल एंड क्राइंग, तो वो फेमिनिन लग रहा है. फेमिनिन लग रहा है. राइट, एग्जैक्टली. एंड ये चीज़ आज के डेट पे तो एनीवे बहुत, इंस्टाग्राम इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ लोग इस चीज़ को फीड करते हैं कि इफ अ पर्सन इज अ मैन इज लुकिंग फेमिनिन और शोकेसिंग दोस फेमिनिन ट्रेट्स, लेट्स से फेमिनिन नहीं है वैसे, बट अगर मान लो फेमिनिन ट्रेट्स दिखा रहा है तो लोग जज करेंगे, लोग बोलेंगे. राइट. तो वो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ सोसाइटी का आ रहा है. अब हमें चेंज कैसे करना है? अगर आपकी जो प्राइमरी सर्कल ऑफ केयर गिविंग वाला स्पेस है, वहाँ आप उस इंसान को वो स्पेस, वो कंफर्ट, वो सिक्योरिटी दे दो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है. राइट. अगर आप अपने घर में बच्चे को स्पेस दे दो कि यू कैन बी वॉट एवर यू आर, बोलो, हंसो, रो, जो करना है करो, एक्सप्रेस करो, वर्कआउट करो, मैनेज करो, देन बाकी दुनिया करेगी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर अंदर ही वो गैप है तो बच्चा बाहर का अटेंशन सीख करेगा और फिर बहुत मैटर करेगा कि वो क्या बोल रहे हैं. then they will define how their identity will be like. Okay. तो ये बहुत बड़ा रोल आ जाता है सोसाइटी एंड अपनी ओन फैमिलीज़ का कि हम एज अ फैमिली क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों के साथ. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द लेवल कि आप घर में चेंज लाओ. बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जैसे अभी एक केस आया था सुभाष अतुल करके, जिन्होंने अपनी जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने एलिमनी का केस डाला था. कोर्ट से प्रेशर, फैमिली से प्रेशर, एंड ही ब्रोक डाउन, ही गेव अप, एंड ही कुड नॉट फाइट एनी मोर. अब वही बात है, अगर वो यही चीज़ एक फीमेल के साथ हुई होती है एंड अगर उन्होंने एक वीडियो बना के डाली होती यही चीज़ की, तो हम एज अ सोसाइटी बड़ा सपोर्ट करते. एंड सुभाष अतुल ने ऐसा सोचा भी नहीं कि अगर वो वीडियो बना के भी डालेंगे, हेल्प मांगेंगे ना, मे भी शायद सोसाइटी उनकी हेल्प ना करे. तो उन्होंने वीडियो तो डाली बट at the last moment. At the last moment. और उन्होंने तब तक डिसीजन ले लिया था that nobody will help him. Yes, yes. तो ऐसा क्या उन्होंने फील किया होगा? वही ऑप्शन नहीं ना कि अगर मैं ये कर दूं तो पहला आई विल बी सीन एज अ नॉट एज अ मैन. मैं अगर डाल देता हूँ वीडियो, मैं क्राई कर रहा हूँ, वेंट कर रहा हूँ, रो रहा हूँ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, देन आई वोंट बी सीन एज अ मैन. एक तो ये रीज़न होगा. सेकेंडली वो हेल्पलेसनेस, जो हमने केस के बारे में देखा ना कि मे बी कोर्ट की तरफ से भी बहुत इश्यूज आ गए थे, पैसे, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी बीच में. राइट. तो वो भी हेल्पलेसनेस आ गया होगा कि कोई तो सपोर्ट कर नहीं रहा है मुझे एनीवे. कोर्ट तक पैसे लेने के आपको चीज़ों को डिले कर रही है, मैनेज कर रही है, तो अब बाकी दुनिया कहीं सपोर्ट करेगी, तो मे भी हेल्पलेसनेस भी आ जाता है कि क्या ही कर सकते हैं अब, तो वो पॉइंट क्विट करना. एंड मे बी
that's where we all need to talk to the men in our family. Yes. हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में जितने मेन है, द मेल पॉपुलेशन जो yes, हमारे, yes. वी नीड टू टॉक टू देम. बिल्कुल अलाउ करो, स्पेस दो उनको टू बी देमसेल्व्स, टू टॉक अबाउट व्हाट दे फीलिंग. एंड वो अगेन मेरे ख्याल से ये चेंजेस एक दिन में नहीं आएंगे. अगर आपके घर में एक 18 साल का या 20 साल का मैन है तो उसको आप सोचोगे कि अच्छा मैं उनको स्पेस दे देता हूँ अभी, लेकिन उसकी बचपन से वो आदत है कि वो नहीं बोल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स. तो एक दिन में नहीं बोलना सीखेगा वो, उसको लगेगा 1-2 साल बोलने में एक्चुअली में. अगर आप स्पेस देना आज से चालू करते हो तो यू शुड हैव द पेशेंस एज वेल. पेशेंस कि आप समय दे रहे हो, अच्छी बात है, ग्रेट, बट उसको चेंज आने में नहीं होगा वो मौका, एक दिन में नहीं चेंज होने वाला. इट्स अबाउट 20 ईयर ऑफ बिलीफ वर्सेस 1 डे ऑफ बिलीफ. एग्जैक्टली. हम सोचते हैं कि अगर मतलब सपोज मेरा भाई है एक 20 साल का, तो वो अकेला रहना पसंद करता, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगी उससे बात करने का, बिकॉज आई विल से उसको तो अकेला रहना पसंद है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बट आई थिंक वी नीड टू डू इट एवरी डे. राइट, हम बात करें, डिस्कस करें, एक ओपन स्पेस दे. मतलब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं कि हम ओवरली जाके इन्वॉल्व कर ले, बट हाँ एक स्पेस. आई एम गिविंग यू दैट स्पेस दैट आई एम देयर. व्हेन यू फील कंफर्टेबल, लेट्स टॉक अबाउट इट. और आई विल स्टार्ट टू बी वल्नरेबल विथ यू. आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई इमोशंस, माई फीलिंग्स एज वेल, ताकि वो वोकैबुलरी तो एटलीस्ट अंदर जाए. एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ना कि मेन आर ऑफन वेरी लेस इमोशनली अवेयर देन विमेन. ओके. विमेन आर वेरी इमोशनली अवेयर देन मेन अच्छा. बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जेनेटिक एंड कंडीशनिंग, बिकॉज बचपन से दे आर इन टच विद देयर इमोशंस. ओके. मेन आर नॉट. मेन ने इतना सीख लिया ना इमोशंस को रिजेक्ट करके, निगलेक्ट करके आगे बढ़ना, कि आज अगर किसी मैन से पूछो कि आप क्या फील कर रहे हो, तो 2-3 इमोशन के अलावा आंसर नहीं दे पाएंगे. तुमको पता ही नहीं है. और आप नोटिस करोगे जब सबसे कॉमन चीज़ आता है कि ब्रेकअप जब होता है, तो आफ्टर जस्ट आफ्टर अ ब्रेकअप a woman might cry for 10-20-15 days, but when she's done. That's true. When a man gets through a breakup, he might enjoy for the next 15 days, but uske baad he will cry for the next 1 year. Not cry, it will come out in other aggressive forms. क्यों? Because उसे 15 दिन लग गया सोचने में कि क्या हुआ मेरे साथ, इमोशन समझने में, हुआ क्या एग्जैक्टली, फील क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. तो प्रोसेस करने का ऑप्शन नहीं. अगर 15 दिन बाद सोच भी लिया इस बारे में कि चलो मुझे समझ में आ गया क्या हो गया मेरे साथ, इंटेंसिटी क्या है चीज़ की, मेरे पास अब ऑप्शन भी नहीं है बात करने का किसी के पास. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ मेन एंड वुमेन फील इमोशंस. राइट, एब्सोल्युटली. यानी ये चीज़ अगर मैं 15 दिन बाद सोच भी लेता हूँ कि ब्रेकअप हो गया यार, अब बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, और मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ कि यार आई एम फीलिंग वेरी लोनली एंड वेरी एम्प्टी, दोस्त क्या बोलेंगे? चलो दारू पीते. नई बंदी पटवाते हैं. हाँ नई बंदी पटवाते, टिंडर डाउनलोड कर लो, डू समथिंग, राइट, कुछ करते हैं. तो पॉइंट क्या, सोल्यूशन मिला अपने इमोशन को प्रोसेस करने का? इमोशन तो वहीं का वहीं रह गया ना. और अगर वो इमोशन प्रोसेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से अगले रिलेशनशिप में निकल कर आएगा, इनसिक्योरिटी के फॉर्म में, जेलसी के फॉर्म में, पॉजिटिवनेस के फॉर्म में, इन अदर वेरियस फॉर्म्स, इन वेरी अनहेल्दी वेज. दैट्स ट्रू. और ये होता है, बहुत ही कॉमनली होता है ये चीज़, राइट. तो वो चीज़ को समझ पाना कि सोसाइटी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंड हमारे साथ भी रोल है. बट अगेन एज अ मैन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, दिस इज हैपनिंग विथ यू, ट्राई टू बिल्ड दैट फ्रेमवर्क जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सको, बात कर सको, डिस्कस कर सको, बिल्ड दैट फ्रेंडशिप. एक कुछ दिन पहले पोस्टेड अ वीडियो एज वेल ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैंने कहा था कि मेन की फ्रेंडशिप्स बहुत सुपरफिशियल होती है कंपेयर टू वुमेन. अच्छा. एंड दैट गॉट वायरल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजंस. पॉजिटिव रीजंस वुमेन की तरफ से कि हाँ यू राइट. मेरा पॉइंट ये था कि जो मेन के फ्रेंडशिप्स होते हैं बहुत ही सुपरफिशियल इस टाइम से होते हैं बिकॉज हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं क्रिकेट की, हम बात करते हैं ट्रैवल की, हम बात करते हैं गाड़ियों की, हम बात करते हैं म्यूजिक की. हम कभी कभी बात करते हैं क्या इमोशंस क्या फील हो रहा है हमें? नहीं. और वुमेन इमोशंस की बात करते हैं. तो नेचुरली अगर जो इंसान इमोशंस की बात करेगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी तो आएगा. तो दैट इज व्हाई वुमेन फ्रेंडशिप्स वोंट बी एज लॉन्ग लास्टिंग एज मेन फ्रेंडशिप्स. ओके दैट्स ट्रू. जो मैंने पोस्ट किया, लड़कों का ये है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारे कोई अच्छे दोस्त नहीं होंगे, यू आर गे, यू आर दिस, बहुत टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है. लड़कियों का है कि हाँ मेक सेंस, सही बात है, ऐसे ही होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसे फ्रेंडशिप्स बने हैं, इस तरीके से चीज़ें होती है. बट द होल पॉइंट यही था कि सच में क्या आपके पास वो स्पेस है बात कर पाने का? इट वाज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू. दैट्स ट्रू. मैक्सिमम केस अगर मेरे पास मैं चाहूँ भी ना कि मुझे बात करना इमोशंस का डेप्थ में जाकर, बहुत कम स्पेस मुझे मिलेंगे. आई थिंक इसी में ना वो आता है कि अ लॉट ऑफ मेल जो मेन होते हैं ना, वो फीमेल फ्रेंडशिप जो बनाते हैं वो आई थिंक इसीलिए बनाते हैं क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू टॉक टू मी अबाउट द इमोशनल थिंग्स ऑफ हिज लाइफ, एंड अपने मेल दोस्तों के साथ उसको मतलब यू नो द क्रक्स की सारी फालतू की बात है बट नॉट इमोशन. yes. और अगर उसको कुछ रिलेशनशिप, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करनी है, फैमिली के बारे में बात करनी है, वो अपने लड़के दोस्तों से बात नहीं कर पाएगा बट वो मुझसे कर पाएगा. एंड लड़के लोग ना यही मजाक भी उड़ाते हैं कि लड़कियां दोस्त अच्छी नहीं होती, इनकी तो दोस्ती टूट जाती है.
Right. बट दैट इज द डिफरेंस बिकॉज हम इमोशनल बातें कर पाते हैं एक हाँ. दूसरे से. जब बातें होंगी डेप्थ की तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे. एग्जैक्टली. अब आप क्रिकेट की बातें करोगे, अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा तो आप इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हो. हाँ. क्या फर्क पड़ेगा, आप ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर लो तो. हाँ, आई डोंट केयर. तो लड़ाइयाँ क्यों होंगी? दैट्स ट्रू. मतलब दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस वाज समथिंग न्यू जो मैंने आज पर्सपेक्टिव समझा, क्योंकि मैंने बहुत सुना ये चीज़. एंड बहुत बहुत लाइक आई वुड से दिस पॉडकास्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, loving it as वेरी well. नॉलेजेबल. मतलब अगर हम पूरा देखें तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस टू लव टू रिलेशनशिप टू मेंस मेंटल हेल्थ, this was everything that a person needs to know about. And thank you so much Shivam for coming on our podcast today. I hope आपको भी बहुत मज़ा आया होगा आज हमारे साथ, and I hope हमारी ऑडियंस ने enjoy किया होगा. So thank you so much for giving us your time. Thank you so much for having me. Yeah, I hope audience को अच्छा लगा होगा ये episode. So make sure you like this episode and share करिए अपने friends के साथ, comment करिए if you have anything. And make sure to subscribe to Namar Talks because we bring another episode next Friday 9 p.m. So keep watching and thank you. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा